चलिए बेटा शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो टॉपिक्स क्या क्या हैं। सूडो फोर्सेस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। सूडो फोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा इजी कर सकता है। कैसे करता है, कैसे कैलकुलेशन है, क्या ये होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and non-inertial frame of reference. अभी देखो, जो न्यूटन्स के लॉज हैं, जो आपने 3 लॉज पढ़े हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जहां वो लॉज वैलिड नहीं दिख रहे। ठीक है, अगर आपका जो ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है, अगर वो उसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वहां पर न्यूटन्स लॉज वैलिड दिखाई देते हैं, और अगर वो किसी एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो वहां पर न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते। जैसे कि अगर मान लो एक पुली सिस्टम है, ठीक है, एक मास यहाँ पर लगा रखा है, एक मास यहाँ पर लगा रखा है, मान लो इधर 2 kg इधर 1 kg है। तो अगर मान लो कोई ग्राउंड से खड़े होकर ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो क्या उसको मोशन दिखाई देते हैं कि जो 2 kg वाला है वो नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये 1 kg वाला किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो जो न्यूटन्स की लॉज हम लगाते हैं, जो हम इक्वेशंस लिखते हैं, स्पेशली जो सेकंड लॉ होता है, वो सब वैलिड है यहाँ पर। तो इस तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेयर observer's acceleration is equal to 0। अब एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो रेस्ट पे है या उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर आपके न्यूटन्स लॉज जो है वो वैलिड है, न्यूटन्स लॉज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर भी किसी एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, वहां पर आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। हो सकता है आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, वहां पर न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होती। यही एक मेजर डिफरेंस है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वेयर ऑब्जर्वर्स acceleration is not equal to 0, it means velocity is changing। अब वेलोसिटी का चेंज आपके पास मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है और डायरेक्शन में भी हो सकता है, both can change, both can change। ठीक है, here Newton's laws not valid in non-inertial frame of reference। यहां तक सबको क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? एक छोटी सी बात आपको बताई है कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, या आप कह सकते हो एक्सेलरेशन जिसका 0 है, वहां न्यूटन्स लॉज वैलिड है। वहां जो भी आप इक्वेशंस वगैरह अप्लाई करेंगे, जो हम लिखते थे टेंशन माइनस में नीचे वाला फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके के जो आप एप्लीकेशन कर रहे थे लॉज का, वो वैलिड है। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, उस केस में आपके पास न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होती, तो वहां हमको कुछ करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये मान लो लिफ्ट है। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ये किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसके अंदर एक ब्लॉक है जिसके ऊपर टेंशन टी लग रहा है और इसका mg लग रहा है। तो अगर अंदर बंदा खड़ा होकर इसको देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उस बंदे के लिए वो लिफ्ट जो है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। मतलब उसके लिए वो लिफ्ट रेस्ट पे हो जाती है। अब सिर्फ उसको क्या दिखाई देगा, जो mg और टेंशन वाला कंपोनेंट है, भाई T इज इक्वल टू mg हो जाएगा। लेकिन इसी को आप बाहर से देखते हैं तो कुछ डिफरेंस आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक केस आपके पास ये है, वही लिफ्ट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मान लो इसके अंदर एक ब्लॉक लगा है किसी स्ट्रिंग के साथ जिसका मास m है, और आप ग्राउंड से खड़े होकर देखते हैं। अभी देखना डिफरेंस आपको इतना क्लियर समझ में आएगा।
अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर देखते हो तो आपको, अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे, एक इसके ऊपर क्या लगेगा, टेंशन ऊपर, और इसका मोशन क्या है, ऊपर की तरफ। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लगाते हैं, टी माइनस में mg, ये नेट फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू जो मास है इस ऑब्जेक्ट का इनटू में एक्सेलरेशन जिससे वो मूव कर रहा है। ऐसे ही लिखते हो ना आप इक्वेशन, ऊपर वाला फोर्स माइनस में नीचे वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से अगर आप टेंशन निकालते हैं, टेंशन क्या आ जाएगा, mg प्लस में ma। अभी देखो इसी को अगर हम अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर आपका वही सेम ब्लॉक है जिसका मास m है, और यहाँ पर सेम पर्सन खड़ा हुआ है, अंदर जाके वो ऑब्जर्व कर रहा है, और मान लो ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट भी चल रही है और बंदा भी चल रहा है ना, तो उसके लिए वो लिफ्ट क्या हो जाती है, रेस्ट पे हो जाती है। अब अगर वो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसका एफबीडी आप बनाएंगे तो उसपे दो ही फोर्स है, एक तो नीचे लगेगा mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन, यानी T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। लेकिन जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, ये आप नोट डाउन कीजिए, जो टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग इज अ कांस्टेंट फोर्स। देखो कोई भी आपने जो वेट लगा हुआ है स्ट्रिंग पे, जो मास लगा हुआ जिसकी वजह से एक वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ, जो खिंचाव है रस्सी के अंदर वो तो सेम ही रहेगा ना, आप उसको कहीं से ऑब्जर्व कर लो, वो उस वेट की वजह से तो उतना ही खींचेगी या नहीं खींचेगी, यस और नो, बताइए जरा, अभी दिखाते हैं बेटा। पहले ये बताओ कि क्या उस रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा m की वजह से वो सेम होगा या नहीं होगा? टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या बोल रहे हो? यस मैम। यस, टेंशन इन स्ट्रिंग इज अ कांस्टेंट फोर्स, टेंशन सेम होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब लॉ हमारे जो है कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, तो हम एक करेक्शन करते हैं, वो करेक्शन का नाम है सूडो फोर्सेस। ठीक है भाई, ऐसा कुछ करेक्शन कर दो जहां जहां वो वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर क्यों वैलिड नहीं है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो पर्सन है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि खुद एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था और फिर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां कोई दिक्कत नहीं आई हमको। तो जब वो खुद ए के साथ मूव कर रहा है, वहां कुछ हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया, मतलब कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाए जो हम सॉल्व, मतलब जहां जहां केसेस नहीं लग पा रहे हैं वहां हमारे आंसर्स करेक्ट आ जाए। ठीक है, उसके लिए सूडो फोर्सेस होता है, तो सूडो फोर्सेस ध्यान से देखिए, और जिसको भी प्रीवियस स्लाइड देखना है एक बार फटाफट इसका वो ले लो। मैं विजिबल नहीं हूं, मैं तो विजिबल हूं बेटा। चले आगे, तो दोबारा से एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ऑब्जर्वर का, यानी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। न्यूटन्स लॉज वहां वैलिड है। नॉन इनर्शियल में क्या है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, वहां न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है। तो उसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए आप बाहर खड़े होकर एक लिफ्ट में एक मास को देख रहे हैं, आप अंदर लिफ्ट के जाके मास को देख रहे हैं, अंदर जब आप खड़े हो आपका एक एक्सेलरेशन है, आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो लिफ्ट क्या हो जाएगी, रेस्ट पे हो जाएगी। आपके लिए अब जो ऑब्जर्वेशन है मास के लिए वो चेंज हो जाएंगी, अगर आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, आप अंदर खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ सूडो फोर्स के ऊपर। देखिए सूडो फोर्स क्या है आपके पास, ये एक फेक फोर्स है। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ जगह पे गड़बड़ हो रही है, जहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो वहां पर न्यूटन लॉ जो है वो हमको सही आंसर्स नहीं दे रहे हैं। तो एक ऐसा करेक्शन ढूंढा गया, एक ऐसा फेक फोर्स ढूंढा गया कि इन केसेस में अगर आप वो लगा देते हैं तो आपके आंसर्स करेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटू में ए। अब इसमें देखिए क्या करा है इन्होंने, पहली बात तो ये जो फोर्स लगेगा ये आपके ऑब्जेक्ट पे लगेगा जिसको भी ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें, हमारा ऑब्जर्वर किसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको, मास को, इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नेगेटिव साइन, इवनिंग क्या कह रहा है बेटा, मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आए। मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था इससे। तो मैंने लिंक भेजा ना आप लोगों को, उससे ज्वाइन करना था बेटा। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे सूडो फोर्स में बता रही हूँ। सूडो फोर्स इज अ फेक फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिससे हमारे कुछ केसेस में जहां ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, जो गड़बड़े आ रही है वो ठीक हो जाए। अब देखो कैसे लगाना है इसको। मान लो ये ए के साथ मूव कर रहा है और आपका जो पर्सन है वो भी आपके पास कहाँ है, लिफ्ट के अंदर है, वो भी एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया,
एक्सेलरेशन के साथ हो गया, यानी कि अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ करेक्शंस करनी पड़ेंगी। ये मास m हो गया। अगर आप इसका एफबीटी बनाते हो तो सिंपल यही बनाते हो कि नीचे mg है, ऊपर टेंशन t है। अब क्या करोगे आप, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स लगाओगे ma, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो मास है ये ऑब्जेक्ट का मास है, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, बहुत समझने वाली बातें हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफपी क्या है, जो फोर्स लगेगा, जो सूडो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेगेटिव डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि अपोजिट लगेगा। किसके अपोजिट लगेगा, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ना उसके अपोजिट लगेगा। जो ऑब्जर्वर जिस एक्सेलरेशन से जा रहा था, ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो m है, m मल्टीप्लाई बाय में a, लेकिन लगाना कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना, यानी नीचे की तरफ आप एक ma लगाएंगे। अब मुझे बताओ, इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो मास है ये रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, जब वो अंदर खड़े होकर उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठे हुए किसी बंदे को देख रहे हो, आपके लिए रेस्ट पे या मोशन में है, बताओ जरा। मैम क्या? अगर आप इस लिफ्ट के अंदर बैठे हो और आप लिफ्ट की छत पे देख रहे हो कि ये कुछ है, आपके लिए रेस्ट पे है या मोशन में है, रेस्ट पे है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, इक्वेशन बनाए, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो नीचे वाले के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये रेस्ट पे दिखेगा आपको। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू mg प्लस में ma। क्या मेरे पास, जब मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रही थी, T इज इक्वल टू mg प्लस ma वाली जो इक्वेशन आई थी उसके बराबर नहीं आ गई है, हो गया ना करेक्शन, क्योंकि टेंशन सेम था। मेरे को दिक्कतें दिखी कि टेंशन तो भाई सेम होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ जो है गड़बड़ है। आपकी जो एक्यूरेट रीडिंग है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आई हुई है, ये वाली जो रीडिंग है वो करेक्ट है, ये आपकी एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसको भी इसके जैसे बना रहा था, तो मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह मतलब लगा के देखी, तो मुझे समझ में आता है कि अगर जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ उससे मल्टीप्लाई कर दूं मास, उसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं, तो मेरे करेक्शंस आ जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा सूडो फोर्स, एक फेक फोर्स है, ये है नहीं एक्चुअली में, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट आप एक लेके आ रहे हो फोर्स, ताकि आपके जो न्यूटन्स लॉज इक्वेशंस हैं वो वैलिड हो जाए। आई बात समझ में, बताओ जरा। तो अगर आप इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे तो यही है, टू अप्लाई दी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर आप लिखें तो लिख भी सकते हैं, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस pseudo force is used। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, एनी अदर प्रॉब्लम? नहीं है तो जरा थम्स अप कर दो सारे। प्रियंका को समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बेटा? चलो आप मुझे क्लास के बाद पूछना अभी। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, उससे पहले चलो मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कार है, एक कार चल रही है और इसके अंदर एक बॉब है और ये किसी ए एक्सेलरेशन से चलेगी। मान लो एक कार चल रही है तो क्या होता है, ये जो बॉब है ये ऐसे पीछे आ जाता है। ये आपने चीज देखी होगी कि अगर मान लीजिए ट्रेन भी चलती है, स्टार्टिंग में किसी एक्सेलरेशन से चली तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब एक कार चलती है तो ये जो बॉब है ये पीछे की तरफ आके एक जगह रुक जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इस केस में इसको हम फेक ग्रेविटी के नाम से भी बोलते हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कौन सा फोर्स है भाई, मुझे तो कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से इस लॉ को मतलब थोड़ा समझा सकती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर अंदर बिठा दे हम लोग, ठीक है, तो अगर अंदर बैठ के वो उसको देखता है तो देखो क्या करना है, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है, ये इसका मास हो गया, बॉब का मास, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है उसको मल्टीप्लाई करो मास से, जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, m इंटू ए आ गया। और आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना है, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन की नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना है, अपोजिट। तो यानी इस तरफ आप एक ma फोर्स लगाना है। इस फोर्स की वजह से, इस सूडो फोर्स की वजह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये बॉब पीछे क्यों आया हुआ है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखा रही हूँ, आप इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन यहाँ नॉन इनर्शियल में कैसे करना है, आई बात समझ में? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ये थीटा निकालना है, फिर m रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम, ये मास m है और ये इक्विलिब्रियम में है। तो आप ये देखो कि इसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं। जैसे अगर इस बॉब की बात करें, इसमें एक टेंशन लग रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस t के कंपोनेंट कर लीजिए, इधर कितना आ जाएगा, t कोस थीटा, जो कि ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। इधर इसका कंपोनेंट t कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या करे भाई, इस तरफ t साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके ऊपर आपके पास क्या लग रहा है, दो कंपोनेंट, एक तो ये लग रहा है t साइन थीटा, एक ऊपर लग रहा है बेटा क्या, t कोस थीटा, और क्या लग रहा है, नीचे एक mg लगेगा। ठीक है, तो इसने बोला वेयर m रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम। तो आप क्या करो, यहां पर खड़े होके देख रहे हो, मान लो यहां पे खड़े होके आप देख रहे हो, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो, आप एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हो। तो इस केस में क्या करना होता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एम ए आप अपोजिट लगा दो, यानी कि आपको एक सूडो फोर्स लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में एम ए। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू में एक्सेलरेशन, एंड टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी। अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ, डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा is equal to a by में g, implies theta equals to tangent inverse a by में g। तो ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इसी क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें, मे भी आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। जैसे यहीं पे नीचे करते हैं, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस केस में देखो, अब ऑब्जर्वर कहां जाएगा, बाहर आ गया, इस लिफ्ट में इस बॉब को देख रहा है, तो बॉब, ये मानो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से चल रही है, बॉब तो आएगा डेफिनेटली, इधर आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे ये अगर मान लीजिए थीटा है, अब वही सेम चीज करोगे, जैसे अगर आप इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे, मान लो ये आपके पास क्या थी, स्ट्रिंग, तो इसमें टेंशन टी है। ओके, अगर ये थीटा है तो आपके पास इधर ये थीटा हो जाता है, तो आपके पास ऊपर की तरफ क्या आएगा, एक टी कोस थीटा, और आगे की तरफ क्या आएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, अगर आप बाहर से उसको देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, दो कंपोनेंट मुझे दिखाई, टी कोस थीटा, एक टी साइन थीटा, एंड ऊपर नीचे तो कोई मोशन ही नहीं है, और नीचे की तरफ एक एमजी लग रहा है, तो टी कोस थीटा तो सिंपली आपके पास वही है एमजी के बराबर। अब क्या करें, जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे, अगर आप बाहर से देख रहे हो उस बॉब को, जो कि ऐसे टेढ़ा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है वो, आपको बाहर से क्या दिख रहा है, क्या वो बॉब किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है? अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो किस एक्सेलरेशन से चलता दिखाई देगा आपको? अगर आप जिस डब्बे में रखे हुए हो उसको, वो ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है और उसमें एक बॉब लटका हुआ है, तो क्या वो भी आपको ए एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बताओ जरा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो बाहर से अगर आप देख रहे हो तो बॉब भी ए एक्सेलरेशन से चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप अंदर खड़े होकर देख रहे थे तो आपको क्या दिख रहा था, वो इक्विलिब्रियम में, वो रेस्ट पे दिखता है, लेकिन आप उसी चीज को बाहर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है वो ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ नेट फोर्स है आगे की तरफ जो उसको ए एक्सेलरेशन से आगे लेके जा रहा है। वो नेट फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा। इसके अलावा कोई फोर्स है पीछे की तरफ, तो कोई फोर्स ही नहीं है, यानी कि जो नेट फोर्स है यहाँ पर टी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास क्या है इसका, m, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, जो भी डब्बे का एक्सेलरेशन है वो a हो गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास सेम इक्वेशन नहीं बन रही, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू a बाय में g, इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स a बाय g। क्या मेरे सेम आंसर आए कि नहीं आए, बताओ? लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाती है, वो आपको रेस्ट पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो थोड़े अभी तो ये खैर प्रॉब्लम इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अगर आप आईआईटी वगैरह में कुछ देखते हैं तो वहां आपके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इजीली सॉल्व हो सकता है। इन दोनों को डिफरेंस जो मैंने अभी दिखाया आपको, डिफरेंस जो है उसको एक बार चेक कर लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। अंदर खड़े होकर देख रहे हो तो वो बॉब आपका रेस्ट पे दिख रहा था, तो आगे वाला फोर्स मैंने पीछे वाले फोर्स की बैलेंस कर दिया। बाहर खड़े होकर मैं उस बॉब को देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है,
कि वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ए एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, नेट फोर्स उस पर क्या लग रहा है, नेट फोर्स एक ही लग रहा है, आगे वाला कॉम्पोनेंट कौन सा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा उसको आगे लेके जा रहा है। आई बात समझ में? बताओ रजत, यस मैम आ गई। गौरव, ईशा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ दिक्कत हुआ आप मेरे से पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्क्रीन बेटा फ्रीज हो रही है तो उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल। तो एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो प्रियंका, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अभी देखो स्प्रिंग फोर्स हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि जब स्प्रिंग लगा हुआ है तो इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन लग रहा है, सेम स्ट्रिंग है, यानी इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो आप टी आ गया, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो यहाँ टी आ जाएगा, पुली के विद रिस्पेक्ट टू देखे तो टी नीचे लग रहा है और इधर भी आपके पास टी लग रहा है। तो स्प्रिंग के अंदर कितना टोटल फोर्स लगता है, 2t, यही होगा ना। आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे एक पुली है, पुली इधर से टी खींचा, इधर टी खींचा, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है उसके अंदर 2t अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो स्प्रिंग लगा होता है यहाँ से आप लोग ये वे कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वेइंग मशीन की तरह भी काम करता है। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हो कितना मेजर कर रहा है, ये 2t कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम लोग, एक रीडिंग कुछ स्केल वगैरह इसके साथ लगा होगा, आप ये 2t जो कंपोनेंट है ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो आप समझ लो कि मुझे 2t निकालना है। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि एक ये डब्बे में बंद है, मान लो ये डब्बा किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है g/10, इसके अंदर पुली लगा रखी है मैंने स्प्रिंग से और 2 ब्लॉक्स मैंने लगा दिए। अब मुझे बताओ अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करूं तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि खुद डब्बा भी किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और इसके अंदर पुली का जो मोशन है, ब्लॉक्स का जो मोशन है वो भी साथ चलेगा। तो लेकिन अगर मैं इसमें इनर्शियल, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करूं, मान लो मैंने कोई बंदे को अंदर खड़ा कर दिया, अब वो उसके लिए ये डब्बा रेस्ट पे हो गया, अब उसको सिर्फ एक ही मोशन स्टडी करना है, कौन सा, ये जो पुली वाला मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम करने की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर इसके एफबीडी वगैरह बना हुआ, अगर ये 3 kg है, 3 kg का मैं बना रही हूँ, एक तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, वेट, एक ऊपर की तरफ टेंशन। अगर आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करोगे तो आपको एक कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, अभी सिखाया मैंने। जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसका मास ले लो, कितना है 3, ठीक है, और जो आपका ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ है ना g/10, उसके अपोजिट क्या कर दोगे, कंपोनेंट लगा दोगे सूडो फोर्स का, दैट मास जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, 3 इंटू में g/10। अगर इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग सॉल्व करें तो ये आपके पास हो गया 3 kg ब्लॉक का, 3 kg ब्लॉक का ये डायग्राम हो गया। इधर बनाते हैं अब हम लोग 1.5 kg ब्लॉक का डायग्राम। अब आप बताओ मुझे इसमें क्या करें, इसका एक तो वेट लगेगा नीचे 1.5 इंटू में जी, ऊपर क्या लगाऊं, एफबीडी तो बनाना आता है ना, ऊपर क्या लगाएं बताओ, टेंशन, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका मास मल्टीप्लाई बाय में g/10 लगेगा किधर, नीचे की तरफ, ये हो जाएगा 1.5 इंटू में g/10। अब मेरे लिए इक्वेशन बनाना इजी है ना, मेरे को सारे फोर्सेस मिल गए। अब मुझे बताओ कौन सा भारी लग रहा है आपको ब्लॉक, 3 kg 1.5 kg, 3 kg भारी है ना, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। अब जैसे मैंने पहले इक्वेशन बनाई थी मैं वैसे ही बनाऊंगी, जैसे इसके लिए बना लेते हैं पहले। ये क्या होएगा, 1.5 वाला ऊपर जा रहा है, यानी नेट फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, T माइनस में 1.5 G प्लस में 1.5 g/10, दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू में जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगे, तो नेट फोर्स देख लिया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, एंड दैट इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो इसका मास है 1.5 और जो एक्सेलरेशन से वो चला। सेकंड वाले का लिख लेते हैं, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा,
ये आएगा आपके पास 3g प्लस में 3 इंटू में g/10 माइनस में t, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू में a। ठीक है, यहां पर अब हम लोग निकाल सकते हैं टेंशन और एक्सेलरेशन। आप लोग बताओगे कैसे निकालें एक्सेलरेशन? ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को? क्या हो जाएगा? टेंशन से टेंशन कट जाएगा। ठीक है, यहां से आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। एक तो 3 इंटू में g प्लस में 3 इंटू में g बाय में 10, और क्या आएगा आपके पास? माइनस 1.5 इंटू जी माइनस 1.5 जी बाय में 10, दिस इज इक्वल टू 4.5 ए। यही आएगा। अब हम जी को ओपन कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 30 प्लस 3 माइनस 15, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 1.5, दिस इज इक्वल टू 4.5 इंटू ए। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा कुछ 16.5, आई थिंक 16.5 आएगा। लेट मी चेक। या 16.5, दिस इज इक्वल टू 4.5 इंटू ए। यहां से आपके पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा कितना? 11 बाय में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास एक्सेलरेशन अगर आ गया तो मैं क्या टेंशन नहीं निकाल सकती? किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास टेंशन आ जाएगा। मान लो इक्वेशन नंबर 2 ये है और फर्स्ट ये है, तो पुट एक्सेलरेशन कितना वैल्यू था? 11 बाय में 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास? ये 3g प्लस में 3g बाय 10 माइनस में t, 3g प्लस 3g बाय में 10 माइनस में t, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है? 11 बाय में 3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो टेंशन की वैल्यू बताओ जरा, टेंशन निकाल के बताओ सभी बच्चे, कितना आएगा? अगर स्क्रीन रुक रही है, फ्रीज हो रही है, आज झेल लो। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है बेटा, ये गूगल मीट का प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये आगे हम लोगों ने बता दिया है। मे बी आपका जो क्लासेस, वीडियो क्लासेस जो गूगल मीट पे हो रही है वो किसी और पोर्टल पे हो जाए या कुछ और करना पड़ेगा, ये दिक्कत आ रही है काफी दिनों से। सो अभी मैनेज कर लो प्लीज, अभी कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना जहां से समझ में नहीं आए। ओके, सो प्लीज सॉल्व इट, एंड टेंशन का वैल्यू बताओ मुझे एवरीवन। यस प्रियंका, कितना वैल्यू आया बताओ? मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ जी, यहाँ पे लिख भी लीजिए, जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया है। t-3, ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए था। लेट्स सी, ये आएगा आपके पास क्या? 30 प्लस में 3 माइनस में t, दिस इज इक्वल टू 11। 3 से 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? t इज इक्वल टू 33 माइनस में 11, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 22। टेंशन कितना आ गया? 22 बेटा, नॉट 3। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या था? उन्होंने रीडिंग पूछा था। तो रीडिंग हमारे पास स्प्रिंग में क्या आएगी? एक तरफ टेंशन नहीं है, सिर्फ दो टेंशन है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। टोटल कितना बनेगा रीडिंग में? 2t। सो रीडिंग क्या आएगी आपके पास? 2t, यानी कि 2 इंटू में 22 यानी 44 न्यूटन।
अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि मास कितना मेजर कर रहा है ये स्प्रिंग, तो 44 न्यूटन जो आया आपके पास टोटल, इसको आप mg से कंपेयर कर दो। अगर आपको मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, 44 इज इक्वल टू m इंटू में जी। टोटल आपके पास फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? अगर हम बात करें नीचे की तरफ जो टोटल वेट लगेगा, जो टोटल मास है इंटू में जी, यही लगेगा ना, दैट इज इक्वल टू 44। तो यहां से मास कितना निकल जाएगा, 44 बाय में 10, जी की वैल्यू क्या है 10, यानी 4.4 kg ये मेजर कर रहा है। आई बात समझ में? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में टोटल टेंशन देख लो कितना है। रीडिंग जो है वो क्या है कि या तो आपको ये पता हो कि नीचे कितना मास है, टोटल एग्जैक्टली कितना मास लग रहा है, और या फिर आपको पता हो कि टोटल टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन से मैं मास निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, बाहर से सॉल्व करना इसको प्रॉब्लम था, अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करूँ तो बहुत मुश्किल है। ये वाला एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और अपना पुली का अलग एक्सेलरेशन चल रहा है। तो मैंने क्या किया, एक एक्सेलरेशन तो मैं खत्म कर सकती थी, मैं सूडो फोर्स का जो है कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बॉक्स के अंदर चले जाओ। उस केस में क्या होगा, अब जो लिफ्ट है इस बंदे के लिए रेस्ट पे हो गई है, अब उसको सिर्फ पुली का मोशन चेक करना है। तो पुली के मोशन में अब क्या करना है, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है तो जो भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें अपोजिट डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट लगाना पड़ता है सूडो फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है वो लो मल्टीप्लाई बाय जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास, और नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना है। जो मान लीजिए जो भी ब्लॉक आपके पास चल रहा है ऊपर चल रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, फर्स्ट जो 3 kg वाली बात करें तो इसका मोशन क्या था, नीचे की तरफ चल रहा था, लेकिन अगर इससे ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, आपको लगाना है इसको देख के, ये अंदर वाली जो एक्सेलरेशन है इसको देख के नहीं लगाना, ये जो g/10 है जो ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन से चल रहा है उसके अपोजिट लगाना है बेटा। जैसे ये ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ g/10 से चल रहा था और ये 3 kg को देख रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय में g/10 नीचे की तरफ लगा दो, ठीक है। अगर वो 1.5 kg को देख रहा है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय में g/10 उसके नीचे की तरफ लगा दो। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो इसे उसके खुद के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगाना है, अंदर क्या एक्सेलरेशन है इसके ऊपर नहीं जाना, कहीं इसके ऊपर और नीचे में कंफ्यूज हो जाओ। जिसको खुद का एक्सेलरेशन g/10 से ऊपर चल रहा था उसके अपोजिट हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दो, ठीक है। यहां से आपके पास अब क्या हो जाएगा, ये पुली को आप सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग एफबीटी बनाओ आप, फिर सॉल्व कीजिए, आपके पास टेंशन, एक्सेलरेशन, मास या कुछ भी आपसे पूछे वो आप निकाल सकते हो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग वेज वाले। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एम, एम क्या है, इसका मास है वेज का, सच दैट जो इसके ऊपर जो स्मॉल एम रखा हुआ है इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एम। अगर आपने ये चीज देखी हो कि अगर किसी चीज के आगे आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो उसको ऐसे फास्ट लेके जाओ, मान लो आपके पास कॉपी है, कॉपी के आगे भी आप कुछ रखो, बहुत तेज स्पीड से आप लेके जाओगे तो क्या कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि वो नहीं गिरेगा, वो चिपक जाएगा ना उसके। तो यही पूछा है कि जो नीचे वेज है उसको कितनी एक्सेलरेशन से हम आगे लेके जाएं कि जो स्मॉल एम है वो एम के साथ चिपका रहे, वो रेस्ट पे रहे, विद रिस्पेक्ट टू एम वो उसके साथ रेस्ट पे रहे, तो वो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को भी मैं जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अब देखो, जो ये ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाते हैं हम लोग। इसका एफबीडी कैसे बनेगा, देखो एक तो इसका नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg वेट लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन जो है ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक पे लगाएगा नहीं लगाएगा, ऐसे ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्या कर सकते हैं, ये अगर थीटा है तो इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल क्या होता है, थीटा। आप कैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो जो ये दो लाइन के बीच में थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही होगा। तो यहां से आपके पास इसके हम कंपोनेंट कर सकते हैं, इधर कितना आ जाएगा mg cos थीटा और इधर कितना आ जाएगा mg sin थीटा। पर अगर सिर्फ mg sin थीटा की मैं बात करूं तो उसकी वजह से तो स्लाइड करेगा और मुझे क्या चाहिए, वो रेस्ट पे चाहिए है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर बिठा देती हूँ, वो इस वेज के ऊपर बैठ के देख रहा है, यानी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया क्योंकि ये वेज खुद एक एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, यानी ऑब्जर्वर भी ए से चल रहा है। इस केस में ये इस ऑब्जेक्ट को अगर देखता है तो इसके अपोजिट क्या लगा देगा वो,
एक सूडो फोर्स लगा देगा, क्या, m इंटू में a। वेज आगे की तरफ चल रहा था ना, उसके अपोजिट उसने क्या लगा दिया, एक सूडो फोर्स ma। अब इस ma की भी आप कंपोनेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे उससे दिखाती हूँ कलर से। जैसे कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसके अगर आप कंपोनेंट करते हैं ऊपर की तरफ, इधर क्या आएगा आपके पास, एम ए कोस थीटा, ठीक है। और एक नीचे की तरफ आपके पास कंपोनेंट आएगा क्या, एम ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन करने हैं, मैं इसका एफवीडी बना रही हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो सबसे पहले इस पे नीचे mg लग रहा था, ठीक है, तो mg को ब्रेक कर लिया दो कंपोनेंट्स में। एक आया आपके पास ये mg cos थीटा, बेटा अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज। और एक आपके पास आएगा इस डायरेक्शन में क्या, mg sin थीटा। एक सूडो फोर्स लगाया मैंने। सूडो फोर्स क्यों लगाया, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल है। वो बंदा खुद वेज पे बैठ के उसको देख रहा है, और उस पे अगर वो देख रहा है तो उसको रेस्ट पे दिखना चाहिए। तो एक फोर्स जिस एक्सेलरेशन से वो आगे चल रहा था, वही उसने फोर्स उसके पीछे पे लगा दिया। यहां पर क्या आ जाएगा, एम ए कोस थीटा, और नीचे आपके पास एक और फोर्स लग रहा है एम ए साइन थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। अब ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो जैसे मेरा एक्स और वाई एक्सेस ऐसे होता है, तो आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स को बैलेंस करता है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करता है, हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में वो रेस्ट पे। वैसे यहाँ पर मेरे पास एक टेढ़ा एक्स वाई है, इसको आप एक्स ले लो और इसको आप वाई एक्सेस ले लो, ऐसे एक्स और ऐसे वाई। अब इसमें जो एक्स में जितने भी फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे और वाई वाले एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो मेरा ये जो मास एम है वो रेस्ट पे रहेगा। यानी कि एम ए कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा इक्वेशन क्या बनता है आपके पास, एम जी कोस थीटा प्लस में एम ए साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। ब्लॉक ऊपर नीचे भी तो नहीं मूव कर रहा, ठीक है। यहां से आपके पास देखो क्या आता है, मास से मास गया। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आता है। सॉल्विंग योर इक्वेशन नंबर 1, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा कर लो, क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। दिस इज इक्वल टू ए बाय में जी, यानी थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स ए बाय में जी। तो अगर थीटा निकालने को बोला होता तो थीटा टेंजेंट इनवर्स ए बाय जी, और ए निकालने को बोला है तो ए क्या आ जाएगा, जी टेंजेंट थीटा। यानी अगर आपका जो ये वेज है, अगर वो जी टेंजेंट थीटा से मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये जो मास एम है वो कैपिटल एम के साथ क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बार इसको दोबारा से चेक कर लो, सभी बच्चे एक बार इसको चेक करेंगे, इसका एफवीडी जो है वो देखो। सबसे पहली बात इन्होंने पूछा, भाई कैपिटल एम को मैं किस एक्सेलरेशन से आगे लेके जाऊं कि जो स्मॉल एम उसके ऊपर है वो रेस्ट पे रहे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ठीक है। तो उस केस में इन्होंने क्या किया, पहले तो मैंने सारे कंपोनेंट देख लिए, मैंने अभी सूडो फोर्स वाला तो लगाया नहीं, मैंने देखा पहले जो मास है उसका एमजी लगेगा नीचे की तरफ, उस एमजी का मैंने दो कंपोनेंट कर लिया, एक एमजी कोस थीटा, एक एमजी साइन थीटा। अगर सिर्फ इसकी बात करूं, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है मास के ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एमजी साइन थीटा को अगर आप बाहर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे होते तो एमजी साइन थीटा की वजह से वो क्या होता, आगे की तरफ मूव करता, ठीक है। लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते थे, एक बंदे को आप उसी वेज के ऊपर बिठा दो, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाउ, क्योंकि वो खुद भी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। अगर वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो जो बंदा जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, उसके अपोजिट उस ब्लॉक पे लगा दो। ब्लॉक का मास इनटू में बंदे का जो एक्सेलरेशन था ए, अपोजिट टू हिज एक्सेलरेशन, तो एम ए आपने पीछे की तरफ लगाया, उसके भी मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एमजी कोस थीटा एंड एमजी साइन थीटा। अब मैंने सारे कंपोनेंट्स को एक्स और वाई एक्सिस के अंदर बैलेंस कर लिया, वहां से मेरे पास एक्सेलरेशन निकल गया और नॉर्मल रिएक्शन भी निकल जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछा होता। सेकंड इक्वेशन जो है इसके अंदर आप अगर ए की वैल्यू पुट करते तो आपके पास एन की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप करें, नहीं तो फिर दोबारा बताती हूँ। बताओ मैम समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया, बताओ। मैम ये एम जी साइन कोस थीटा और एम ए साइन थीटा वाला। देखो दोबारा देखो, फिर अगले पे करके देखते हैं। एक ब्लॉक यहाँ रखा है,
इसी पे बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखते हैं, सारे दोबारा से बना रहे हैं, ठीक है। पहले सूडो वाला बना के दिखाती हूँ। वेट को ब्रेक करना तो आपको बहुत अच्छे से आता ही है, पहले भी तो करे हैं वेज प्रॉब्लम्स। अगर ये थीटा है तो नॉर्मल के साथ थीटा बन रहा होता है। ये देखो, अगर आप सूडो फोर्स लगा रहे हैं, इस पे सूडो फोर्स किधर लगाओगे? अगर ये पर्सन इधर वेज पे बैठा है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा ना टू दिस एक्सेलरेशन। और क्या लगेगा? मास इनटू विद दिस एक्सेलरेशन। किधर लगाओगे? ऐसे पीछे। सीधी लाइन भी नहीं बन रही मेरी। ये लगेगा बेटा। अब देखो, ये नीचे वाली लाइन है और ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर ये ऐसे है, मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन है, ऐसे कट रहा है, ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा नहीं होगा? यस मैम होगा। ठीक है। अब ये आपने सूडो फोर्स की वैल्यू क्या लिखी? ma। अपोजिट लगाना है ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन की, वो आपने लगा दी ma। अब इसके अलोंग क्या हो जाएगा? ma cos थीटा होगा या नहीं होगा? यस मैम हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर ma sin थीटा। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब इसका वेट का भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। वेट का कैसे करो? दूसरे कलर से देखते हैं, रेड ले लेते हैं। इसका वेट किधर लग रहा है? ऐसे लगेगा नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये mg लगेगा। इस केस में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर, पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो, जो सरफेस इस मास पे लगाएगा वो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे। इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड कर दें, ये नॉर्मल टू दिस सरफेस है ना। अब देखो, ये थीटा है तो आपके पास ये एंगल भी थीटा होता है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, ज्योमेट्री से मैंने बताया था, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। वैसे याद करने का तरीका क्या है, ये वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो तो ये हो गई एंड वाली, और ये वाली जो लाइन है इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या है? इसको एक्सटेंड करो तो ये वाली हो गई। यानी इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा है ना, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता है। तो ये तरीका है याद करने का, अदरवाइज आप ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब इसके कंपोनेंट अगर मुझे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ और परपेंडिकुलर में लेना हो तो क्या होगा आपके पास? एक इधर आएगा mg cos थीटा होगा। ये अगर इस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो जिसके साथ थीटा बनाता है उसके ऊपर कोस कंपोनेंट आता है, तो ये mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा आपके पास? mg sin थीटा। आई बात समझ में? यस मैम। अब ये सारे कंपोनेंट आ गए। देखो, वेट वाला आ गया mg sin थीटा, नीचे लग रहा है एक mg cos थीटा, नीचे नहीं मतलब x पे ऐसे लग रहा है, और mg cos थीटा ऐसे y पे लग रहा है। ये मैंने x और y मान लिया बेटा, x और y एक्सिस ऐसे टेढ़ा रोटेट कर दिया आपने एक्चुअली। ठीक है, तो एक mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, और जो सूडो फोर्स वाला था वो भी मैंने ब्रेक कर लिया। एक ma cos थीटा लग रहा है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ma sin थीटा लग रहा है नीचे वाली डायरेक्शन में। ठीक है, अब बैलेंस करना है बस। हमको क्या रखना है? वो रेस्ट पे रखना है ना। रेस्ट पे रखने के लिए क्या, आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। बैलेंस कर दिया और एक्सेलरेशन आ गया। नॉर्मल रिएक्शन बोला हो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, थीटा बोला हो थीटा आ जाएगा। इक्वेशन अगर बन गई उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आई बात समझ में? यस मैम आ गई, थैंक यू मैम। ओके, चलो आगे आ जाओ फिर। ये आपका एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, ट्राई करो चलो एक बार। व्हाट शुड बी मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक? कैपिटल एम, एम डैश जो लिखा हुआ है, नहीं सॉरी एम डैश नहीं, हैंगिंग ब्लॉक क्या है? एम, वेज का एम डैश है, इसका एम है। फॉर विच स्मॉल एम डज नॉट स्लाइड ओवर एम डैश, वो स्लाइड नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जो इसको देख के सीधा समझ में आता है, भाई पुली आ गई है, पुली आ गई, इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा है कि कितना मास एम रखे कि वो स्लाइड नहीं करे। तो मान लो जो पुली का वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, जो ब्लॉक पे मास एम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, उसकी वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ब्लॉक एम जाएगा नीचे तभी तो उसका एक्सेलरेशन होएगा। वो एक्सेलरेशन पूछा है कि कितना हो कि जो ये जो छोटा सा मास एम इस पे रखा हुआ है ट्राइंगल के ऊपर, वो उसके साथ चिपका रहे। अभी पीछे वाला क्वेश्चन यही किया था हम लोगों ने, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। वहां हमने सीधा ए लिख दिया, हमने यहाँ बोला कि भाई कैपिटल एम लगा दिया। ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा कि आपका जो ब्लॉक है स्मॉल एम वो चिपका रहे।
ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर अपना जो बंदा है वो बैठा दीजिए। ठीक है, अब ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा कि नहीं करेगा, जब आपका वेज चलेगा, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ए एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, सूडो फोर्स किधर लग जाएगा, पीछे ऐसे एम ए लगेगा कि नहीं लगेगा। और सेम कॉन्सेप्ट है, ये अगर थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा। अगेन आप एम ए के कॉम्पोनेंट्स करेंगे जैसे पीछे किया, तो ऊपर एम ए कोस थीटा, परपेंडिकुलर उसके एम ए साइन थीटा। ये अगर वेट नीचे एम जी है, ठीक है, इसके आप कॉम्पोनेंट करेंगे, ये भी एंगल थीटा, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, तो सेम ये डायग्राम बन जाएगा बेटा, ये वाला जो बना हुआ है ना। तो यहां से तो आप आंसर निकाल ही चुके ना भाई, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ए इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा। आगे वेज किस एक्सेलरेशन से चले कि वो आपके पास चिपका रहे, वो क्या आती है, ए इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्या आएगा, जी टेंजेंट थीटा। ये आप लिख देते हैं सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। आई बात समझ में, करके देख लो जरा दोबारा, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि पुली लगा दी, ब्लॉक लगा दिया, आप कैसे करेंगे भाई। ठीक है, आपने ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से चलेगा, तो ये वेज आगे ए एक्सेलरेशन से चलेगा, तो पूछे कितना मास वो एम का। पहली बात तो अब भूल जाओ पुली लगा रखी है, बस इस ए एक्सेलरेशन पे आ जाओ। ये सेम क्वेश्चन बन गया ना पहले वाले जैसा। अगर नीचे आपने ये जो येलो कलर में मैंने बनाया, अगर आप इसको देखो ही नहीं तो सेम क्वेश्चन है पहले वाला। इसकी कंडीशन हमने निकाल ली थी कि जो स्मॉल एम है वो चिपका रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, जी टेंजेंट थीटा। अब देखो आपके पास क्या है, ये आगे की तरफ किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जी टेंजेंट थीटा। ओके, पूरा जो सिस्टम है स्मॉल एम प्लस में एम डैश जो है आपके पास। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, इसका जो वेट लगेगा इसका भी एफबीटी बन जाएगा ना, ये एम जी है, इसके ऊपर टेंशन टी लग रहा है, इधर के विद रिस्पेक्ट टू देखो तो इस पे इधर एक टेंशन टी लग रहा है पुली की तरफ, ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, एम जी माइनस में टी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। एम इंटू में ए, ये समझ में आ गई सबको, इक्वेशन नंबर 1। ये तो सीधी सी बात है, हमको ये एक्सेलरेशन पता है, चलो नहीं भी पता भी तो मैंने वैल्यू पुट ही नहीं करी भाई, वो ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, उसका मास जो है वो ज्यादा होगा, जो वेज वगैरह रखा है उससे ज्यादा है, कि वो ये एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करा तो नेट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एम जी माइनस में टी इज इक्वल टू एम ए। इसके लिए भी आप लिख सकते हो, देखो इस पे पूरा जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, टेंशन फोर्स, इसके अलावा तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब कितना मास लगा हुआ है इसके पीछे, रस्सी के पीछे, एम डैश प्लस में स्मॉल एम, एम डैश प्लस में स्मॉल एम, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और इनटू में क्या आएगा, एक्सेलरेशन ए जिसे मूव करेगा आगे, आपको ये लगाना है बस, और कुछ नहीं, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, एम जी दिस इज इक्वल टू एम ए प्लस में एम डैश ए प्लस में एम इंटू ए। निकालना क्या आपको, कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल एम के लिए क्या हो जाएगा, जी माइनस में ए, दिस इज इक्वल टू, इसको भी कॉमन ही ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, एम डैश प्लस में एम। अब देखो ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, जी टेंजेंट थीटा, एम इंटू में जी माइनस में जी टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा इंटू में एम डैश प्लस में स्मॉल एम। अब देखो दोनों तरफ जी कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी गया, ये आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहां सॉल्व कर देते हैं इसको, m इंटू में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू में m डैश प्लस में स्मॉल m। सो कैपिटल M कितना होना चाहिए भाई, टेंजेंट थीटा इंटू में m डैश प्लस में m बाय में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, इस टेंजेंट थीटा को आप डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो। ठीक है, टेंजेंट ये 1 बाय टेंजेंट थीटा कितना हो जाता है, वो टेंजेंट थीटा उल्टा हो जाएगा, एंड टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू कितना था ये ऊपर, m डैश प्लस में स्मॉल m, नीचे आएगा बेटा क्या, ये मैंने ऐसे लिख दिया 1 बाय टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा बाय टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 1।
ये हो जाएगा m डैश प्लस में स्मॉल m डिवाइडेड बाय में कोटेंजेंट थीटा माइनस में 1। दिस इज योर आंसर कि भाई इतना मास होना चाहिए। एक बार प्लीज गो थ्रू इट, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मेरे से। मैम बोलो बेटा। मुझे लगा आप चले गए। नहीं नहीं, मैं यही हूँ, एक बार चेक कर लो। और अगर किसी को थोड़ा भी डाउट आ रहा है किसी भी तरीके का, मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं कल दोपहर तक आपकी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व कर दूंगी। दूसरी बात ये कि इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार खुद हाथों से निकालना, जैसे अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप इनको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम आप अपनी क्यूरियोसिटी लगाओ ना, आप करके देखो उस पर क्या बोल रही हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? क्या कह रहे बेटा? मैम आज की रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? मैथ्स की रिकॉर्डिंग आज की। आज की कल आ जाएगी दिन में, ठीक है। अभी देखो उसको कोई थ्योरी तो होता नहीं है, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन से ही बता सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डीसी पांडे में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, उन्होंने इन्हीं को सॉल्व कर रखा है जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों से, वो भी मैं ऐड कर दूंगी नोट्स में, ठीक है, उससे भी गो थ्रू हो जाना, क्योंकि सूडो फोर्स में बच्चे बहुत अटकते हैं, उनको लगाना ही नहीं आता कैसे लगाना है। आपको उस ऑब्जर्वेशन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट लगाना है, ठीक है, बस इतनी बात है। उसके बाद तो कंपोनेंट्स तोड़ना बैलेंस करना बस यही है, और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? टेस्ट का सिलेबस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज के लेक्चर तक आएगा बेटा, आज जो करा रहे ना यहां तक आएगा, ओके। चलो एक छोटा सा चीज और बतानी है मुझे आपको, फाइंड टाइम इन विच m स्लाइड फ्रॉम a टू b। तो टाइम से रिलेटेड मुझे ये बात बतानी है आपको कि टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, जैसे टेंशन नहीं डिपेंड कर रही थी, तो आप नोट करके लिख लो ये बात कहीं पर, अगर टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज दिमाग में रखेंगे, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। अब मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि ये जो ब्लॉक है वो ए से बी जाएगा, कितने समय में जाएगा, चाहे इनर्शियल से करो चाहे नॉन इनर्शियल से करो सेम आंसर आएगा। तो हम नॉन इनर्शियल से ट्राई करते हैं कि मान लो आपका जो ऑब्जर्वर है वो इसी ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो इसको देख रहे हैं, वो ए नॉट एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक तो इसका नीचे की तरफ वेट लगेगा एम जी, प्लस में क्या लग रहा है, देखो ब्लॉक के ऊपर जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ है, उसके अपोजिट लगाना है। तो ए नॉट ऊपर की तरफ है तो इसके अपोजिट किधर लगेगा, इधर ही तो लग जाएगा ना, एम ए नॉट। अगर आप इस ब्लॉक की बात कर रहे हो, आपका जो ऑब्जर्वर है वो चल रहा है ऊपर ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक के ऊपर आपको सूडो फोर्स कैसे लगाना है, एम इंटू में ए नॉट, और एक इसी का वेट भी नीचे लग रहा है एम जी, ठीक है। अब इसके अगर आप कंपोनेंट लेते हो, जैसे पीछे वाले केस में तो मेरे को अलग अलग लेना पड़ा था, वहां पर मेरे पास सूडो फोर्स कुछ ऐसे लग रहा था, अब यहाँ ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सिंपल केस है। अब आपके पास क्या है, अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें वो क्या किधर लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करें पीछे, ये एंगल है थीटा, तो जो कंपोनेंट बनेंगे, एक आपके पास क्या बनेगा इस डायरेक्शन में, एम जी प्लस में एम ए नॉट कोस थीटा, ये जो थीटा है तो ये पीछे क्या लग रहा है, एम जी प्लस में एम ए नॉट इंटू कोस थीटा, और एक क्या लगेगा ऐसे नीचे की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी प्लस में एम ए नॉट इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी प्लस में एम ए नॉट इंटू में कोस थीटा, ऊपर और नीचे वाला वर्टिकल मोशन में तो कोई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं है। अब जो मोशन है ए से बी अगर ब्लॉक जा रहा है तो कौन से कंपोनेंट की वजह से जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। ये फोर्स है जो आगे की तरफ उसको लेके जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
जो एम जी प्लस में एम ए नॉट इंटू में साइन थीटा, ये आपका नेट फोर्स है आगे की तरफ, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, एम इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ए नेट। यहां से आपके पास ए निकल जाएगा, ए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एम कर देना। अब आपको निकालना क्या था, टाइम। टाइम के लिए आप इक्वेशन लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो आपने निकाल लिया, यू क्या है, ए से मान लो ब्लॉक चलना शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 है उसका, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, इन्होंने जो ए से बी डिस्टेंस दे रखा है, एस कितना दे रखा है, एल दे रखा है। और ए आपके पास क्या है, ये आ जाएगा ए। ए क्या हो जाएगा आपके पास, एम जी प्लस में एम नॉट, एम ए नॉट सॉरी, बाय में एम, और ये साइन थीटा। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो अभी, ये आज का लास्ट है। कुछ भी डाउट है आज के लेक्चर में पूछ लो। मैम रिपीट कर दो। हाँ भी करती हूँ बेटा।